हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो पेपर 2 में जिसका भी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी होगा तो आप इससे अपना आंसर मैच कीजिएगा। 91 से लेके 120 तक के पूरे क्वेश्चंस हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे कोई पैसेज नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि जब वो एक्सप्लेनेशन होगा तो उसमें तो हम करेंगे ही। और ये सीरीज़ में आपको पहले बता दी जे है, और अगर आपका जे नहीं है तो भी आप इधर से उधर सफल करके मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहला ही इन्होंने पैराग्राफ पूछा था ना, साहित्य सदैव समाज को, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस इन्होंने पूछा है उसको देखते हैं। तो पहला ये है कि कालजयी से क्या तात्पर्य है, तो इसका हमारा पहला आंसर होगा कि हर काल में प्रासंगिक हो। दूसरा पूछा है कि साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है, तो इसका पहला होगा पतन की ओर जाता हुआ समाज। पैराग्राफ थोड़ा ये आसान पूछा हुआ है। 93 देखिए कि समाज को गति कौन प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा साहित्य। 1 से 2 क्वेश्चंस आगे आप देखेंगे, थोड़ा सा उसमें डाउट है पैडागॉजी वाले में। ठीक है, तो उसको हम क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हमारा 94 ये आया है, यहाँ पर देखिए किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 4 कि जो समाज को जागरूक करते हैं। ठीक है, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है, तो इसका हो जाएगा दूसरा कि जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। देन आपका 96 है कि विश्वास का मतलब क्या होता है, तो देखो विश्वास शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए ये कोई नियम नहीं है, कोई ये फैक्ट ज्ञान नहीं है, कोई ये विषमय नहीं है। विश्वास का मतलब होता है जैसे हमारी एक निश्चित धारणा बनी होती है, किसी के भी प्रति बनी होती है, और इसी को बोलेंगे तो आंसर हमारा इसका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 97 देखिएगा, तो 97 में पूछा है कि समाज के बदतर होने की स्थिति। ये बदतर का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरा, अत्यधिक बुरा, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए उसके बाद 98 देखिए, तो 98 में देखिए यहाँ पर कि गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है, तो इसका आंसर वैसे तो अभी सामाजिक विघटन की है और थोड़ा सा डाउट है इस पर मूल्य के बिखरने की, बट फिर भी हम तीसरा आंसर ही मानेंगे क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ज़्यादा सही है। ठीक है, सामाजिक विघटन की। 99 देखिए विशृंखलित से क्या प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय आपसे पूछा है और प्रत्यय इसका इत है। ठीक है, 99 का दूसरा। अब इसके बाद ये पोयम है 100 से 105 और ये आपका दिवसावसन का समय, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है 100 से लेके 105। तो देखिए पहला ही है 100 क्वेश्चन। 100 देखिए हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये आपका संध्या के लिए हुआ है। पद्यांश में जो है किसका चित्रण हुआ है, 101 नंबर देखिए, तो ये हुआ है प्रकृति का। उसके बाद 102 देखिए कि पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो है अगर आपका 102, हाँ ये रहा, तो इसमें आपका मानवीकरण का हुआ है। ठीक है, मानवीयकरण। देन 103 यहाँ पर देखिए दिवसावसान का इसका संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा दिवस प्लस अवसान। 104 देखिए किसके हंसने की बात की गई है, यहाँ पर पूछ रहा है किसके हंसने की बात की गई है, तो तारा। ठीक है, संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है, तो 105 का आपका हो जाएगा बादलों से भरे आकाश से। ठीक है, 106 देखिए किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है, तो देखिए किसी भी कहानी का समय और स्थान का जो समय है हम उसको सेटिंग कहते हैं, तो 106 का आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आप 107 पे आइए। 107 में आपसे पूछ रहा है कि भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है, कि संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। ठीक है, और ये संप्रेषण का मतलब होता है एक तरीके से कम्युनिकेशन ही होता है, तो 107 का आपका 4। 108 देखिए विद्यालयों को युगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। ठीक है, इसीलिए करना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा को द्वितीय भाषा नहीं, और ना ही यहाँ पे कोई संस्कृति, यहाँ पर ये तो गलती हो जाएगा, संस्कृति को मना कर रहा है ये अवरोध यहाँ पर, इसलिए ना क्योंकि देखो हमको बच्चे की कल्चर को, उसके लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देनी है, और ये मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको हर एक बच्चे की रिस्पेक्ट करना है, तो 108 का 4 हो जाएगा। उसके बाद आप 109 पे देखिए, ये देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग थी, संप्रेषण, भाषा शिक्षण, प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद और वेस्ट की नवीन विधि, और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो जिसने भी ये वाला किया होगा उसका सही होगा। ठीक है, उसके बाद से 110 पे देखिए, और इसके जस्ट बाद आपको संस्कृत और इंग्लिश की भी मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना क्योंकि बहुत जल्द हम क्लासेस कर रहे हैं। सोशल साइंस का ऑलरेडी हो चुका है तो मिला लेना, भारत और सीडीपी भी हो चुका है। 110 देखो भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए सही नहीं पूछ रहा है, तो संस्कृत को बोल रहा है कि आधुनिक भारतीय भाषा है, ये गलत है और यही सही हो जाएगा। ठीक है, 110 के बाद आप 111 पे आइए। अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास करता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा जो है आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है, और इसको हम बोलते हैं बिहेवियरिस्ट। ठीक है, आदत है ना, आदत, और वो व्यवहार होगा। ठीक है, बिहेवियर, तो 111 का पहला हो जाएगा। उसके बाद से आप 112 में देखिए भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य, मतलब जिसको आप ग्राह्य का मतलब होता है ना कि आप
कुछ रिसीव कर रहे हैं, और जब मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो आप उस चीज़ को रिसीव कर रहे हो, आप पढ़ोगे तो भी आप उस जो है ग्रहण करेंगे। तो ये होता है आपका श्रवण और पठन। ठीक है, 112 का तीसरा। उसके बाद आप 113 देखिए कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर किसी भी टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, तो इससे भाषा सीखना क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं कोऑपरेशन लर्निंग, जिसका हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद से आप 115 पे चलिए। एक सेकंड, ये हमारा 113 था ना, हाँ। उसके बाद हम 114 पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया, तो इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि शिक्षार्थियों को कोर्स विषय सामग्री से परिचित कराना है। ठीक है, यहाँ पर कोई आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पर मैंने क्या बोला है? शब्द संपदा, आप कीवर्ड्स को पकड़ो, शब्द संपदा से परिचित कराना है। यहाँ पर कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, कोई पाठ्य सामग्री नहीं, कोई व्याकरण नहीं। शब्द संपदा का मतलब है कि हम चाहेंगे ना कि बच्चों को उससे रिलेटेड जो है उनका जो वोकैबलरी है वो ज़्यादा उसे वो परिचित करवा सकें। तो 114 का आपका ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए, भाषागत कार्य जैसे स्वर, शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाता है? तो ये एक तरीके से आपका ध्वनि से रिलेटेड है, ध्वन्यात्मकता, ऑप्शन नंबर दूसरा, 115 का। 116 देखिए, अध्यापक शिक्षार्थियों सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? तो 116 का, इसको हम कहते हैं वॉश बैक इफेक्ट। ठीक है, तो भाषा परीक्षण का प्रभाव। 117 देखिए, एक कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लेती है, तो वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो वह अधिगम के लिए कर रही है कि वह अधिगम को और अधिक रियल और जो यूज़ में मतलब उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। ठीक है, नहीं पे फोकस करना। तो इसका आपका हो जाएगा दूसरा, कि वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाली महिला है या पुरुष। ये कोई आपका श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना अगर मैं बनाऊंगी तो मैं इसमें जेंडर चीज़ें थोड़ी ना रखूंगी कि महिला है कि पुरुष है। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा इसका। ठीक है, 118 का दूसरा। और उसके बाद से आप यहाँ पर चलिए 119 पे। देखिए, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा, और जो है शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखो और वार्तालाप का आनंद लें। तो इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो रोल प्ले करेंगे और कुछ बच्चे जो है चुपचाप से बैठ के उसको देखेंगे और इंजॉय करेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? तो बेसिकली आप इसको ड्रामा तो कह नहीं सकते, ना ही निर्देशन, तो हाँ, इसको हम रोल प्ले कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अभिनय की कक्षा नहीं कहेंगे, हम इसको रोल प्ले कहेंगे 119 का, क्योंकि कुछ दर्शक भी तो होने चाहिए भाई। कुछ लोग रोल प्ले करेंगे तो कुछ बैठ के देखने भी चाहिए। उसके बाद से हमारा 4 हो गया, ऑप्शन नंबर 4। देन आप यहाँ पर देखिए 120, श्रवण में क्या शामिल है? देखो, श्रवण का मतलब क्या होता है कि आप ध्वनियों को पहचान सको, उनका अर्थ निकाल सको। ये विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी हैं उसके अनुसार डिकोड करना नहीं, आपको ध्वनि की पहचान करना है और उनसे अर्थ निकालना है। तो 120 का आपका तीसरा हो गया। तो इस तरीके से, क्योंकि देखो अभी आपको सिर्फ आंसर ही जानने हैं, मुझे पता है किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा एक्सप्लेनेशन में, तो कम समय में आपका समय भी बचेगा और 1 बाय 1 सारे आंसर्स भी मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हिंदी कंप्लीट हो चुका है। इसके जस्ट बाद आपको संस्कृत और इंग्लिश, ठीक है, इसका मिलेगा। बाकी CDP मैथ साइंस हो चुका है। आप अभी लास्ट में आपको ऐसे 2 वीडियोस दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।